बूढ़ी राजकुमारी और जवान राजकुमार। राजा बलवंत अपने राजमहल में अपनी रानी श्वेता और राजकुमारी सुमित्रा के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। राजा साहब, हमारी नन्ही सी राजकुमारी सुमित्रा कब बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला। इसी को तो समय का खेल कहते हैं रानी साहिबा। हम सोच रहे हैं कि अब हमें राजकुमारी बिटिया का विवाह किसी राजकुमार के साथ तय कर देना चाहिए। पिताजी, हम उसी से विवाह करना चाहते हैं जो हमारे दिल को भाए। एक राजकुमार होने से अच्छा है कि वो एक सच्चा और अच्छा इंसान हो। तभी राजा के पास उसके महल का एक नौकर आता है। महाराज, आपके लिए ये खत आया है। नौकर राजा को खत देकर वहां से चला जाता है। तभी राजा उस खत को खोलकर पढ़ते हैं। राजा साहिब, मैं आपके बचपन का मित्र हरिया बोल रहा हूँ। मैंने अपने घर पे 100 गरीब लोगों को दावत पर बुलाया है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे घर पधारिए और ये शुभ कार्य अपने हाथों से कीजिए। अरे वाह, हरिया भाई साहब तो बड़ा ही नेक काम कर रहे हैं। हमारा मित्र बड़ा ही दयालु है रानी साहिबा। हम सब हरिया के घर अवश्य जाएंगे। दो दिन बाद राजा बलवंत अपनी रानी और बेटी राजकुमारी के साथ अपनी बग्गी में बैठकर पास के नगर में अपने बचपन के मित्र हरिया के घर आते हैं। हरिया के घर में उसकी पत्नी सुधा और गोरा सुंदर जवान बेटा दिनेश था। अरे राजा साहिब, मुझ गरीब के बुलाने पर यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बातें कर रहे हो मित्र, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। तुम्हारे आमंत्रण पर हम कैसे ना आते भला। तभी सब घर में बैठते हैं तो सुमित्रा की नजर दिनेश पर पड़ती है। राजकुमारी सुमित्रा मन ही मन में सोचती है, दिनेश जी तो कितने सुंदर हैं। अगर ये मेरे राजकुमार बन गए मेरा तो भाग्य ही चमक उठेगा। हाँ, सच में ये किसी भी राजकुमार से कम नहीं लगते। इनकी आंखों में कितनी गहराई है। अब पूरे दिन राजकुमारी की नजर दिनेश पर ही टिकी रहती है। शाम का समय हो जाता है। हरिया, तुमने हमें इतना प्रेम, इतनी इज्जत दी, इसके लिए हम तुम्हारे सदा आभारी रहेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। जब सब विदा की बातें कर रहे थे तो राजकुमारी सुमित्रा अपने पिता से कहती हैं, पिताजी, हमें आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। राजकुमारी सुमित्रा की ये बात सुनकर राजा, रानी और राजकुमारी तीनों हरिया के घर से बाहर आते हैं। बोलिए बिटिया, क्या कहना है आपको। पिताजी, हमें दिनेश जी बहुत पसंद हैं। अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम चाहते हैं कि हमारा विवाह उन्हीं से हो। राजा बलवंत खुश होकर बोलते हैं, क्या सच में? जी पिताजी, मैं दिनेश जी से विवाह करना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है बिटिया। हम तुरंत ही बात करते हैं हरिया से। राजा बहुत ही खुश होने लगते हैं। तभी सब हरिया के पास जाते हैं और राजा हरिया को सारी बात बताता है। क्या राजा साहिब? हरिया की खुशी के मारे आंखों में आंसू आ जाते हैं। महाराज, मेरे घर का चिराग आपकी बेटी राजकुमारी के साथ, मुझे तो ये सब एक सपना लग रहा है। ये सपना नहीं है मित्र,
आज से दिनेश मेरा भी बेटा है। राजकुमारी का परिवार और हरिया का परिवार बहुत खुश थे। वो राजकुमारी का विवाह तय कर देते हैं। तभी दिनेश अपने पिता को लेकर कमरे के अंदर जाता है। क्या हुआ दिनेश बेटे, ऐसे सबके सामने मुझे अंदर क्यों ले आए हो? ऐसी क्या बात करनी है तुम्हें? अरे ये क्या हो रहा है पिताजी? मेरा विवाह राजकुमारी के साथ? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी, मैं ये विवाह नहीं कर सकता। अरे दिनेश, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैंने राजा जी से तुम्हारे रिश्ते की बात तय कर दी है। पीछे राजकुमारी सुमित्रा खड़ी ये सब सुन रही थी। वो अंदर आती है। हरिया काका, मुझे दिनेश से कुछ बात करनी है। ऐसा कहते हुए राजकुमारी दिनेश को घर से बाहर ले जाती है। दिनेश जी, आप बड़े भाग्यशाली हो कि आपको हमने पसंद किया है। राजकुमारी जी, मैं कैसे आपको बताऊं? क्या करूं? ये इतने बड़े राज्य की राजकुमारी है। अगर मैंने इन्हें मना कर दिया तो इनका दिल टूट जाएगा, और मैं इतनी सुंदर राजकुमारी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। पर क्या करूं? राजकुमारी जी को बताना भी जरूरी है। दिनेश जी, क्या सोच रहे हो आप? आप अपने पिता से क्या बातें कर रहे थे? राजकुमारी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता, पर आपसे विवाह करने के बाद मैं आपको कभी पति वाला प्रेम नहीं दे पाऊंगा। आखिर क्यों दिनेश जी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैं एक साक्षी नाम की लड़की से प्रेम करता हूँ और उसी से ही विवाह करना चाहता हूँ राजकुमारी जी। ये सुनकर राजकुमारी दंग रह जाती है। आप बहुत अच्छी हो और काफी सुंदर भी। कोई बदनसीब ही होगा जो आपसे शादी ना करना चाहे, पर आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं साक्षी का दिल नहीं तोड़ना चाहता। दिनेश की बातें सुनकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रात के समय राजकुमारी अपने महल में अपने कमरे में आईने के सामने अकेली खड़ी थी। इस पूरे राज्य में हमसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। लोग हमारे हुस्न की झलक पाने के लिए तरसते हैं, और वो दिनेश एक मामूली सी लड़की के लिए हम जैसी सुंदर राजकुमारी को ठुकरा रहा है। दिनेश जी, हम आपका ये सपना कभी पूरा नहीं होने देंगे। आपका विवाह होगा तो सिर्फ हमसे ही होगा। दिनेश जी, अब आपको हासिल करना हमारे जीवन का एक ही मकसद है। अगले दिन राजकुमारी सुमित्रा अपने नौकरों के साथ पास के नगर में आती है। भोला, इस नगर में साक्षी कहाँ रहती है? इसका तुरंत पता लगाओ और उसे नगर के बाहर दरिया पर लेकर आओ। जी राजकुमारी साहिबा। भोला और दो नौकर उस नगर में साक्षी नाम की लड़की को तलाश करते हैं। तभी उन्हें साक्षी का घर मिल जाता है। साक्षी घर के आंगन में अकेली बैठी थी। क्या तुम ही साक्षी हो? हाँ, मैं साक्षी हूँ। तभी वो नौकर साक्षी को पकड़कर उसी नगर के बाहर दरिया के पास ले आते हैं, जहाँ राजकुमारी सुमित्रा खड़ी थी। छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग? भोला, तुम और नौकर सब महल जाओ। राजकुमारी का आदेश सुनकर सभी नौकर वहाँ से चले जाते हैं। कौन हो तुम और मुझे ऐसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? कमाल है, इस राज्य का बच्चा बच्चा
बूढ़ा जवान हर कोई हमें जानता है और तुम हमें नहीं पहचानती। हम राजकुमारी सुमित्रा हैं, राजा बलवंत की इकलौती राजकुमारी। क्या राजकुमारी साहिबा? आखिर तुम में ऐसी क्या बात है कि दिनेश जी मुझे छोड़कर तुमसे शादी करने की बात कर रहे हैं? मैं और दिनेश जी एक दूसरे से जान से प्यार करते हैं। दिनेश जी सिर्फ मेरे हैं, वो इस राज्य के राजकुमार हैं। तुम जैसी दो कुड़ी की गरीब लड़की की औकात नहीं है दिनेश जी से शादी करने की। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम हमारे और दिनेश के रास्ते से हट जाओ। हाँ, अगर तुम हमारी ये बात मानोगी तो हम तुम्हें इतनी दौलत देंगे कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा। क्षमा कीजिए राजकुमारी साहिबा, पर ऐसा कभी नहीं होगा। दिनेश जी सिर्फ मेरे हैं और वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। तभी राजकुमारी सुमित्रा साक्षी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे रस्सी से अपने घोड़े के पीछे बांधकर जंगल की ओर घसीटने लगती है। साक्षी दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। उसके शरीर से खून निकलने लगता है। थोड़े समय बाद साक्षी जमीन पर तड़पते हुए अपने जीवन की आखिरी सांसें ले रही थी। इस जन्म में दिनेश जी को हमारा होने से कोई नहीं रोक सकता। इतना कहकर राजकुमारी सुमित्रा वहां से चली जाती है। साक्षी जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। उसका शरीर खून से लाल हो चुका था। वो बेतहाशा तड़प रही थी। आह, मेरे दिनेश को मुझसे छीन रही हो ना तुम राजकुमारी। मेरी भी बद्दुआ है तुझे कि जिस सुंदरता पे तुझे घमंड है, तेरी सारी सुंदरता चली जाए और जो भी तुझे देखे वो तुझसे मुंह फेर ले। तभी साक्षी की आंखें और सांसें दोनों बंद हो जाती हैं और साक्षी की दर्दनाक मौत हो जाती है। जब साक्षी की मौत की खबर दिनेश को मिलती है तो दिनेश का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अपने पिता के कहने पर दिनेश कुछ ही दिनों बाद राजकुमारी सुमित्रा से विवाह कर लेते हैं। अब विवाह के बाद दिनेश राजकुमारी के साथ राजकुमारी के महल में ही रहने आ जाता है। विवाह की पहली रात राजकुमारी अपने आलीशान महल पे बैठी थी। तभी अचानक राजकुमारी सुमित्रा बूढ़ी हो जाती है। उसका शरीर और चेहरा बूढ़ा हो जाता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं। चमड़ी पर झुर्रियां आ जाती हैं। अपने आप को ऐसा देखकर राजकुमारी रोने लगती है। अरे ये क्या हो गया हमें? हमारा शरीर ऐसा क्यों हो गया है? राजकुमारी आईने के सामने जाकर खुद को देखती है। अपने इस बुढ़ापे वाले अवतार को देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये क्या हो गया है हमें? हम बूढ़े कैसे हो गए? तभी वहाँ दिनेश आता है। राजकुमारी जी, ये क्या हो गया है आपको? आप बूढ़ी कैसे हो गई हो? राजकुमारी घबराकर बोलती है। दिनेश जी देखिए ना, ये क्या हो गया हमें? मैं अचानक से बूढ़ी कैसे हो गई? राजकुमारी का चेहरा काफी बदसूरत हो चुका था। तभी वहाँ राजा और रानी आते हैं। वो भी राजकुमारी का ये रूप देखकर दंग रह जाते हैं। ये क्या हो गया हमारी राजकुमारी को? राजकुमारी रोने लगती है।
पिताजी, हम आपकी बेटी राजकुमारी सुमित्रा है। हमें नहीं मालूम कि हम ऐसे क्यों हो गए हैं। पिताजी, अब आप ही कुछ करिए। देखिए ना, मैं कितनी बदसूरत हो गई हूँ। राजकुमारी जी, आप चिंतित ना हो, हम कुछ करते हैं। लेकिन अगर राज्य में किसी को राजकुमारी के इस रूप की खबर लग गई ना, तो सब हमारा बहुत मजाक उड़ाएंगे। हम ये कतई नहीं चाहते कि इस राज्य में हमारा अपमान हो। इस बात को राज ही रखा जाए। महाराज, आप मुझे आज्ञा दें, मैं किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर लाता हूँ। नहीं दामाद जी, राजकुमारी की इस बीमारी का इलाज नहीं हो पाएगा। अब तो एक ही रास्ता बचा है, हमें राजकुमारी को मृत्यु दंड देना होगा। ये सुनकर राजकुमारी सुमित्रा और रानी सविता दोनों रोने लगती हैं। तभी दिनेश गुस्से में बोलता है। ये आप क्या बोल रहे हो राजा साहब? नहीं नहीं राजा साहब, ये गलत बात है। हम कोशिश तो करके देखते हैं ना, शायद राजकुमारी जी ठीक हो जाए। हम इनकी इस बीमारी की खबर बाहर नहीं जाने देंगे। तभी सब राजकुमारी को एक कमरे में कैद कर देते हैं। उसके बाद दिनेश और राजा राजकुमारी का छुपकर काफी इलाज करवाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। काफी इलाज, काफी टोटके आजमाने के बावजूद भी राजकुमारी सुमित्रा का ये बुढ़ापा नहीं जाता। एक शाम दिनेश एक ज्ञानी बाबा को लेकर महल में आता है। फिर राजा ज्ञानी बाबा को राजकुमारी की बीमारी की पूरी बात बताता है। तभी ज्ञानी बाबा अपने तंत्र मंत्र से राजकुमारी पर आए इस बुढ़ापे के राज को पता लगा लेते हैं। राजकुमारी का ये बुढ़ापा राजकुमारी की ही गलती का परिणाम है। इन्होंने दिनेश की प्रेमिका साक्षी को जान से मारकर बहुत बड़ा पाप अपने सर पर मोल ले लिया है। साक्षी की ही बद्दुआ के कारण राजकुमारी सुमित्रा को ये बुढ़ापा आया है। ये सुनकर सब दंग रह जाते हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हो? राजकुमारी ने किसी की हत्या कर दी? तभी राजकुमारी सुमित्रा रोते हुए सबको सारी बात बताती है। तुम्हें पाने के लिए मैंने एक गरीब लड़की को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। दिनेश, हमें क्षमा कर दीजिए। हमें नहीं पता था कि साक्षी के साथ गलत करने पर हमारे साथ भी इतना ही बुरा हो जाएगा। हमें क्षमा कर दीजिए। ज्ञानी बाबा, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है जो माफी के काबिल नहीं है। मुझे अपने किए पर बहुत पछतावा है। ज्ञानी बाबा, अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मेरी इस समस्या से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। राजकुमारी को उसी स्थान पर जाकर साक्षी की आत्मा से क्षमा मांगनी होगी जहां उन्होंने साक्षी की हत्या की थी। शायद साक्षी की आत्मा उन्हें माफ कर दे और शायद राजकुमारी फिर से अपने असली रूप में लौट आए। तभी राजकुमारी सुमित्रा गिरते पड़ते महल से बाहर दौड़ती हुई आती हैं। कोई भी व्यक्ति राजकुमारी को इस बुढ़ापे वाले अवतार में पहचान नहीं पा रहा था। तभी राजकुमारी और सभी लोग उस दरिया के पास जाते हैं जहां राजकुमारी ने साक्षी को जान से मारा था। साक्षी, साक्षी, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमें माफ कर दो। राजकुमारी जमीन पर घुटनों के बल बैठकर रोने लगती है। तभी वहां साक्षी की आत्मा प्रकट होती है।
ये देखकर वहाँ खड़े राजा, रानी और दिनेश सब हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ राजकुमारी जी? उस दिन तो आप बहुत अकड़ दिखा रही थी और आज घुटनों के बल बैठकर मुझसे क्षमा मांग रही हो। कहाँ गई आपकी वो अकड़? राजकुमारी गिड़गिड़ाते हुए साक्षी से क्षमा मांगती है। साक्षी, हमें क्षमा कर दो। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। साक्षी, क्षमा कर दो, कृपया हमें क्षमा कर दो। राजकुमारी के लाख गिड़गिड़ाने और रोने के बावजूद भी साक्षी की आत्मा उसे माफ नहीं करती। साक्षी, अब तो तुम मेरे जीवन में नहीं हो और ना ही मैं तुम्हें कभी पा सकूंगा, पर मेरे जीवन में अब राजकुमारी जी हैं। साक्षी, इनके लिए ना सही पर मेरे लिए राजकुमारी जी को क्षमा कर दो। ये सुनकर साक्षी की आत्मा दुखी हो जाती है। दिनेश जी, आप इस जन्म में भी मेरे हैं और अगले 7 जन्मों तक आप मेरे ही रहेंगे। भले ही मेरा शरीर आपके साथ नहीं होगा, पर ये आत्मा हमेशा आपके साथ रहकर आपको जी भरकर प्यार करेगी। तभी साक्षी की आत्मा राजकुमारी सुमित्रा के शरीर में घुस जाती है, जिसके बाद राजकुमारी सुमित्रा फिर से पहले की तरह सुंदर और जवान हो जाती है।